आज जो आप सुनेंगे और महसूस करेंगे वो शायद ही किसी किताब, किसी अखबार या किसी न्यूज़ चैनल ने आपको इस तरह बताया हो। 100, 200 या 2-3 हजार लोग नहीं, 20,000 लाशें। और उन्हें मारने वाला कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम था जिसने चंद डॉलर्स बचाने के लिए उन लोगों का सौदा कर लिया। आप शायद आज तक यही सोचते आए होंगे कि भोपाल गैस कांड एक हादसा था, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसे कोई टाल नहीं सकता था। एक गैस लीक ही तो थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस हादसे की स्क्रिप्ट उस रात नहीं बल्कि महीनों पहले लिखी जा चुकी थी, अगर मैं कहूं कि जो जहरीली गैस उस सर्द रात में भोपाल की हवा में घुली, उसका वॉल्व किसी मशीन की गड़बड़ी ने नहीं बल्कि एक विदेशी कंपनी के लालच और हमारे अपने राजनेताओं के भ्रष्टाचार ने खोला था, आप हैरान होंगे। शायद आपको अपनी ही सरकार और व्यवस्था पर बेतहाशा गुस्सा भी आए, लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ इस खौफनाक और खून से सनी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत है। असली सच, वो राज जो आज भी भोपाल के उस जंग खाए कारखाने की बंद फाइलों में दबे पड़े हैं, वो जब आपके सामने आएंगे तो आप अपने आसपास की हर चीज, हर कंपनी के दावों पर शक करने लगेंगे। जरा 70 के दशक के उस भारत की कल्पना कीजिए। हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, आबादी तेजी से बढ़ रही थी और सबसे बड़ी चुनौती थी इस आबादी का पेट भरना। हमें खेती में क्रांति की जरूरत थी, जिसे हरित क्रांति कहा गया। और इसी क्रांति के मसीहा के रूप में भारत में एंट्री होती है एक बहुत बड़ी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी की, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। उन्होंने दावा किया कि वो 7 नाम का एक ऐसा कीटनाशक बनाएंगे जो भारत के किसानों की किस्मत बदल देगा। भोपाल, जो झीलों का एक बेहद खूबसूरत और शांत शहर था, उसे इस विकास के लिए चुना गया। जब ये विशाल कारखाना भोपाल के बीचों बीच बनकर तैयार हुआ तो शहर के भोले भाले लोग इसे चॉकलेट की फैक्ट्री कहते थे। उन्हें लगता था कि अमेरिका से कोई जादुई कंपनी आई है जो सबको रोजगार देगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये चॉकलेट की फैक्ट्री नहीं बल्कि एक ऐसा सुलगता हुआ ज्वालामुखी है जिसके मुहाने पर पूरा भोपाल शहर बैठा था। 2 दिसंबर 1984, सर्दियों की कड़कड़ाती शुरुआत हो चुकी थी। भोपाल की उस घनी बस्ती जेपी नगर में रहने वाला एक आम इंसान था, साजिद का उस केमिकल फैक्ट्री के मुनाफे या नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर था जो दिन भर की तोड़ देने वाली थकान के बाद अपने छोटे से घर में अपनी 7 साल की बेटी और पत्नी के साथ चैन की नींद सो रहा था। उसे लगा था कि उसका कल भी आज जैसा ही होगा। और दूसरी तरफ उसी रात यूनियन कार्बाइड के उस विशाल प्लांट की ऊंची दीवारों के अंदर एक ऑपरेटर था, मुकुंद एक ईमानदार और घबराया हुआ इंसान था। उसे कई दिनों से पता था कि प्लांट के अंदर कुछ बहुत गलत, कुछ बहुत भयानक हो रहा है। पाइप से पानी रिस रहा था और कंट्रोल रूम में गेज की सुइयां अजीब तरह से नाच रही थी। उसने अपने सीनियर्स को बताया भी था, लेकिन जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि तुम सिर्फ अपना काम करो, ये अमेरिका की कंपनी है, यहां कुछ गलत नहीं हो सकता। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, अगर आप मुकुंद की जगह होते। आपके सामने एक ऐसा मीटर है जो चीख चीख कर बता रहा है कि एक जहरीली गैस का प्रेशर खतरे के निशान को पार कर रहा है, लेकिन आपका बॉस कह रहा है कि चुपचाप चाय पियो और वापस काम पर जाओ। आप क्या करते? क्या आप अपनी नौकरी और अपने परिवार का पेट पालने का जरिया खतरे में डालकर अलार्म बजाते, या चुपचाप वो करते जो आपको बताया गया था? मुकुंद ने अपनी नौकरी चुनी और शायद यही वो फैसला था जिसने 20,000 लोगों की मौत के कागज पर खामोशी से मोहर लगा दी। लेकिन रुकिए, आप मुकुंद को इस सब का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वो तो इस खूनी सिस्टम का सबसे छोटा और मजबूर मोहरा था। असली मुजरिम तो वो थे जो अमेरिका के आलीशान वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर हर दिन इस मौत के प्लांट का बजट काट रहे थे। क्या आपको पता है कि 1984 आते आते यूनियन कार्बाइड का ये प्लांट भारी घाटे में चल रहा था। भारत में सूखे के कारण उनके कीटनाशक की बिक्री गिर चुकी थी, और जब कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी घाटे में जाती है तो वो सबसे पहले क्या काटती है? सुरक्षा का बजट। क्या आपको यह जानकर झटका नहीं लगेगा कि गैस को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो उस गैस के लिए सबसे जरूरी था, उसे महीनों से बंद करके रखा गया था? क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि दिन के 70 रुपए, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ कुछ रुपए की बिजली बचाई जा सके।
एक ऐसी गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे विज्ञान की दुनिया में मिक कहा जाता है। एक ऐसी गैस जो पानी की एक छोटी सी बूंद के संपर्क में आते ही भयानक रूप से उबलने लगती है। कंपनी के खुद के बनाए गए नियमों के अनुसार इस गैस को हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन उस रात उस टैंक का तापमान सामान्य हवा से भी ज्यादा था, क्योंकि रेफ्रिजरेशन मशीन बंद थी। आपको लगता है कि ये एक इकलौती गलती थी, एक छोटी सी भूल? बिल्कुल नहीं। गैस को बेअसर करने वाला स्क्रबिंग टावर, जो खतरनाक स्थिति में कास्टिक सोडा डालकर गैस को हवा में जाने से रोक सकता था, वो भी मेंटेनेंस के नाम पर हफ्तों से बंद पड़ा था। फ्लेयर टावर, जो गैस लीक होने की स्थिति में उसे आसमान में जलाकर राख कर सकता था, उसका तो पाइप ही जंग लगने के कारण काट दिया गया था। हर एक सेफ्टी सिस्टम, हर एक सुरक्षा कवच जानबूझकर, सोच समझकर, पैसों की खातिर नाकाम कर दिया गया था। वाटर कर्टन, जो गैस के बादल पर पानी की बौछार करके उसे जमीन पर गिरा सकता था, उसका पानी इतना ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था जहां से गैस लीक हो रही थी। क्या आप इसे लापरवाही कहेंगे? कोई भी समझदार इंसान इसे लापरवाही नहीं, बल्कि सीधा सीधा कत्ल कहेगा। एक भारतीय जान की कीमत यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों की नजरों में उनकी बिजली के बिल और कुछ स्पेयर पार्ट से भी कम थी। लेकिन क्या किसी ने इस कत्ले-आम की चेतावनी नहीं दी थी? क्या किसी को अंदेशा नहीं था? यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी कहानी सुनकर आपको लगेगा कि काश काश उसकी आवाज किसी ने सुन ली होती। राजकुमार केसवानी, एक स्थानीय और निडर पत्रकार। भोपाल की सड़कों पर घूम घूम कर रिपोर्टिंग करने वाले इस आदमी को हादसे से 3 साल पहले ही भनक लग गई थी कि कुछ तो भयानक होने वाला है। 1981 में इसी प्लांट में काम करने वाले एक मजदूर अशरफ की एक छोटी सी गैस लीक में तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। केसवानी ने अशरफ की मौत को देखा था। उसने इस कंपनी की अंदरूनी दस्तावेज निकलवाई और फिर उसने अपने अखबार रपट में एक के बाद एक कई लेख लिखे। उसने चीख चीख कर अपने पन्नों पर छापा, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। भोपाल एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। अगर आप नहीं जागी तो भोपाल राख में बदल जाएगा। उसने एक एक सबूत छापा था। उसने बताया था कि प्लांट में पहले भी कई बार लीकेज हुए हैं। उसने लिखा था कि अगर टैंक नंबर 610 या 611 में कुछ गड़बड़ी हुई तो पूरा शहर शमशान बन जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार ने क्या किया? क्या उन्होंने जांच बैठाई? नहीं, उल्टा केसवानी को ही चुप कराने की कोशिश की गई। उसे डराया गया। क्यों? क्योंकि यूनियन कार्बाइड के शानदार 5 स्टार गेस्ट हाउस में भोपाल के बड़े बड़े मंत्रियों की पार्टियां होती थीं। उस कंपनी के पेरोल पर उनके एहसानों तले शहर के बड़े बड़े अफसर, नेता और पुलिस वाले दबे हुए थे। उनके रिश्तेदार कंपनी में बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर काम करती थी। आप खुद एक बार सोचिए, अगर आज आपके घर के ठीक बगल में एक ऐसी फैक्ट्री हो जो हर रोज हवा में थोड़ा थोड़ा जहर उगल रही हो और आप डरकर पुलिस या प्रशासन के पास जाएं, लेकिन प्रशासन आपको ही डांटकर भगा दे क्योंकि फैक्ट्री का मालिक उनके बॉस के साथ गोल्फ खेलता है, आप कैसा महसूस करेंगे? बेबसी, घुटन, सीने में उठता हुआ एक ऐसा गुस्सा जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बेबसी भोपाल के आम लोग सालों से महसूस कर रहे थे। वो रोज मौत के साए में जी रहे थे और उन्हें बचाने वाली ही मौत के सौदागरों के साथ शराब के प्याले टकरा रही थी। और फिर वो मनहूस रात आ ही गई। 2 दिसंबर की वो खामोश रात के करीब 10:30 बज चुके थे। प्लांट के अंदर पाइपलाइन को पानी से साफ करने का काम चल रहा था। नियम ये था कि जब पाइप साफ हो तो टैंक और पाइप के बीच एक स्लिप ब्लाइंड नाम की लोहे की प्लेट लगाई जाए ताकि पानी गैस के टैंक तक ना पहुंच सके। लेकिन उस रात वो प्लेट नहीं लगाई गई। क्यों? क्योंकि जो वर्कर ये काम करता था उसे निकाल दिया गया था और जो नया था उसे ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। पानी धीरे धीरे रिसने लगा और वो सीधे चला गया टैंक नंबर 610 में, उसी टैंक में जिसमें 42 टन मौत भरी हुई थी। पानी और मिथाइल आइसोसाइनेट का वो खतरनाक उबलता हुआ संगम शुरू हुआ। एक ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हुआ जिसे रोकने की ताकत उस रात धरती पर किसी इंसान, किसी मशीन या किसी भगवान के पास नहीं थी। टैंक के अंदर का तापमान अचानक 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया
कंक्रीट की मोटी दीवारें जिनके अंदर टैंक दबे थे वो कांपने लगी, जमीन हिलने लगी। गैस का प्रेशर जो 2 psi होना चाहिए था वो अचानक 55 psi के पार चला गया। रात के 12:15 बज रहे थे। टैंक का वॉल्व उस भयानक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका और एक गगनभेदी धमाके के साथ फट गया। सायरन बजा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे बंद कर दिया गया ताकि बाहर के लोग परेशान न हों। और फिर खामोशी से मौत हवा में तैरने लगी। एक सफेद, खामोश और बेहद जहरीला बादल चिमनी से निकलकर भोपाल की सर्द हवाओं में घुल गया। मिथाइल आइसोसाइनेट हवा से भारी गैस होती है, इसलिए यह आसमान में उड़ने के बजाय जमीन से चिपककर रेंगने लगी, एक सफेद चादर की तरह। और हवा का रुख सीधा उन गरीब बस्तियों की तरफ था जहां साजिद और उसके जैसे हजारों लोग गहरी नींद में थे। साजिद की नींद अचानक खुली तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दोनों आंखों में मुट्ठी भर के उबलती हुई लाल मिर्च झोंक दी हो। उसकी सांस नली बुरी तरह जल रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके फेफड़ों को अंदर से खुरच रहा हो। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो खांसते खांसते बिस्तर पर ही बेहोश हो चुकी थी। उसकी 7 साल की बच्ची के मुंह से खून और झाग निकल रहा था। बाहर एक अजीब सा भयानक शोर था। चीख पुकार मची थी। लोग पागलों की तरह सिर्फ भाग रहे थे। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। किसी को नहीं पता था कि वो सफेद कोहरा क्या है। कोई अपने कपड़े पहनना भूल गया था। कोई अपने बच्चों को पीछे छोड़कर अंधों की तरह दौड़ रहा था। बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भागो, आंखें जल रही हैं, भागो। लेकिन कहां भागें? आप किसी इंसान से बचकर भाग सकते हैं, किसी आग से बचकर भाग सकते हैं, लेकिन जब हवा में ही जहर घुला हो तो आप कहां छुपेंगे? जो लोग दौड़ रहे थे उनकी सांसें और तेज चल रही थीं। वो और ज्यादा जहर अपने फेफड़ों में खींच रहे थे। वो हांफते हुए बीच सड़क पर गिर रहे थे, तड़प रहे थे और वहीं दम तोड़ रहे थे। सड़कें, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहे सब लाशों से पटने लगी थी। यहां एक कहानी आपको और सुननी पड़ेगी। उस रात के एक ऐसे असली हीरो की कहानी जिसने अपनी जान देकर हजारों को बचाया। स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर वो रात की ड्यूटी पर थे। अचानक उनके स्टेशन के कुली और यात्री खांसते हुए जमीन पर गिरने लगे। दस्तगीर को तुरंत समझ आ गया कि हवा में कुछ भयानक है। तभी उन्हें याद आया कि गोरखपुर एक्सप्रेस जो खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी वो स्टेशन पर आने वाली है। अगर वो ट्रेन उस जहरीले स्टेशन पर रुक गई तो ट्रेन में बैठा एक एक इंसान तड़प तड़प कर मर जाएगा। दस्तगीर ने गैस के उस सफेद बादलों के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना आउटर सिग्नल की तरफ दौड़ लगाई। उन्होंने अपने साथियों को चिल्लाकर कहा कि सिग्नल हरा ही रहने दो, ट्रेन को स्टेशन पर रुकने मत दो। वो खुद खांस रहे थे, उनकी आंखों से खून निकल रहा था, लेकिन वो डटे रहे। गोरखपुर एक्सप्रेस स्टेशन से बिना रुके गुजर गई। दस्तगीर ने उन अनजान यात्रियों की जान तो बचा ली, लेकिन उस गैस ने उनके खुद के शरीर को खोखला कर दिया। बाद में उसी रात उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी उस गैस के कारण खो दिया। ये होता है असली बलिदान। जब सुबह का सूरज निकला तो उसने भोपाल पर जो नजारा देखा वो किसी नर्क से कम नहीं था। जहां कल तक एक आबाद शहर था, आज वो एक विशाल कब्रिस्तान बन चुका था। पेड़ों के पत्ते काले पड़कर झड़ चुके थे। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्लियां, हजारों बेजुबान जानवर सड़कों पर फूले हुए पेट के साथ मरे पड़े थे। और इंसान अस्पतालों में पागलों की तरह भीड़ थी। डॉक्टर खुद जमीन पर तड़प रहे थे। हमीदिया अस्पताल की जमीन पर तिल रखने की जगह नहीं थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी गैस है। किसी को नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर अंधी गोलियां चला रहे थे। वो सिर्फ दर्द कम करने की दवाएं दे पा रहे थे, लेकिन जहर का कोई तोड़ उनके पास नहीं था। क्यों नहीं पता था उन्हें? क्योंकि यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपनी इस ट्रेड सीक्रेट गैस का एंटीडोट, इसका इलाज कभी किसी भारतीय डॉक्टर या यहां तक कि सरकार को भी बताया ही नहीं था। जब भोपाल के कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने उस खौफनाक रात कंपनी के आला अधिकारियों को फोन किया, उनसे गिड़गिड़ाए कि बताओ ये क्या है, हमें मरते हुए लोगों को कैसे बचाएं, हम कौन सी दवा दें, तो आपको पता है वहां से क्या जवाब आया? एक बेहद ठंडा, अमानवीय और खौफनाक जवाब। घबराइए नहीं, ये गैस बस एक साधारण टीयर गैस यानी आंसू गैस जैसी है।
लोगों से कहिए कि पानी से अपनी आंखें धो लें, सब ठीक हो जाएगा। एक साधारण टीयर गैस जो इंसान के फेफड़ों को अंदर से गलाकर राख कर रही थी, जो उनके खून को गाढ़ा और काला कर रही थी, जो गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे अजन्मे बच्चों को मार रही थी, उसे वो सूट बूट पहने अधिकारी एक साधारण गैस बता रहे थे। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये एक साजिश थी ताकि उन्हें इस तबाही का जिम्मेदार न ठहराया जा सके। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस कहानी का सबसे बुरा हिस्सा है, तो आप गलत हैं। सबसे घिनौना मोड़ तो अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि जब लाशों के पहाड़ लगने शुरू हुए, जब भोपाल के शमशान घाटों में लकड़ियां कम पड़ गईं, ट्रकों में भर भर कर लाशें लाई जा रही थीं, कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए जगह और जमीन खत्म हो गई थी, तब हमारी अपनी सरकार, हमारा अपना सिस्टम क्या कर रहा था? वो इन मरे हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय इस कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन को बचाने की जुगाड़ में लगे थे। हादसे के कुछ दिन बाद वॉरेन एंडरसन भोपाल आया। दिखावे के लिए मीडिया के सामने उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी किया गया। देश को लगा कि अब इस कातिल को सजा मिलेगी। लेकिन कुछ ही घंटों में वो हुआ जो शायद दुनिया के इतिहास में किसी भी आजाद देश के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी का पल होगा। एंडरसन को एक बेहद शानदार वीआईपी गेस्ट हाउस में रखा गया और फिर एक फोन बजा। वो फोन किसने किया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। किसी ने कहा कि वो दिल्ली से सबसे ताकतवर दफ्तर से आया था। किसी ने कहा कि वो राज्य के सबसे ऊंचे राजनेता का आदेश था। लेकिन आदेश साफ था, एंडरसन को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ही देर में एक सरकारी गाड़ी एंडरसन को उस गेस्ट हाउस से निकालकर चुपचाप मीडिया की नजरों से बचाकर एयरपोर्ट ले गई। वहां राज्य सरकार का एक खास सरकारी प्लेन उसका इंतजार कर रहा था। उसी सरकारी प्लेन में बिठाकर उस आदमी को दिल्ली लाया गया और वहां से रातों रात बिना किसी रोक टोक के उसे अमेरिका उड़ा दिया गया। सोचिए इस बात को, 20,000 लाशें उसी शहर की सड़कों पर सड़ रही थीं और उन लाशों का जिम्मेदार आदमी हमारी सरकार के मेहमान की तरह एक खरोच लगे बिना अपने देश लौट गया। आपके पास अगर पैसा और पावर है तो आप एक तीसरे दर्जे के देश में 20,000 खून करके भी बड़े आराम से आजाद घुमा सकते हैं। और आज तक इतने दशकों बाद भी भारतीय कानून उसे कभी वापस नहीं ला सका। वो अमेरिका में अपने आलीशान घर में गोल्फ खेलते हुए बुढ़ापे में मरा। और इसके बाद जो कानूनी लड़ाई शुरू हुई, वो तो उन पीड़ितों के मुंह पर एक और करारा तमाचा था। भारत सरकार ने एक कानून पास किया कि अब कोई भी पीड़ित खुद यूनियन कार्बाइड पर केस नहीं कर सकता, सरकार उनकी तरफ से लड़ेगी। सरकार ने अमेरिका की अदालत में $3 बिलियन से ज्यादा का हर्जाना मांगा, लेकिन यूनियन कार्बाइड के वकीलों ने एक बेहद गंदा खेल खेला। उन्होंने सैबोटाज यानी साजिश की थ्योरी गढ़ दी। उन्होंने बेशर्मी से दुनिया के सामने कहा कि हमारे प्लांट में कोई खराबी नहीं थी, ये तो भारत के ही किसी असंतुष्ट मजदूर ने जानबूझकर पाइप में पानी डाल दिया था। वो अपने ही कत्लेआम का इल्जाम उन्हीं लोगों पर लगा रहे थे जो मारे गए थे। सालों तक अदालतें तारीख पर तारीख देती रहीं। भोपाल में लोग तिल तिल कर मरते रहे और फिर 1989 में बंद कमरों के पीछे एक ऐसा सौदा हुआ जिसे सुनकर हर इंसान का खून खौल उठे। भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच एक सेटलमेंट हो गया। रकम तय की गई $470 मिलियन। आपको ये रकम बहुत बड़ी लग रही होगी। जरा एक बार इस रकम का गणित, इसका असली सच समझिए। अगर इस रकम को हर उस पीड़ित में बांटा जाए जिसकी जान गई, जिसके हाथ पैर बेकार हो गए, जिसके फेफड़े सड़ गए, तो एक इंसान की जान की, उसके खोए हुए भविष्य की कीमत सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए तय की गई। जी हां, सिर्फ चंद हजार रुपए। आज के जमाने में जितने का एक अच्छा मोबाइल फोन आता है, उतने में एक भारतीय की सांसें, उसकी जिंदगी बेच दी गई। क्या अगर यह हादसा न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में हुआ होता और किसी अमेरिकी की जान जाती, तो क्या वो यही कीमत लगाते? बिल्कुल नहीं। हमारी अपनी सरकार ने, हमारे अपनों ने ही एक विदेशी कंपनी के सामने झुककर अपनी ही लोगों का सौदा कौड़ियों के भाव कर दिया। साजिद की वो 7 साल की बच्ची उस रात नहीं बची। उसने अपने पिता की बाहों में खून की उल्टियां करते हुए तड़प कर दम तोड़ दिया था। और साजिद, वो आज भी हर दिसंबर की सर्द रात में उठकर खांसता है। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है।
वो आज भी कचहरी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है, इस इंतजार में कि शायद कभी कोई उसे बताएगा कि आखिर उसकी बच्ची का असली कातिल कौन था। लेकिन सच्चाई यही है कि कातिल कोई एक इंसान नहीं था। और सबसे खौफनाक सच तो ये है कि ये त्रासदी आज भी खत्म नहीं हुई है। भोपाल का वो कारखाना आज भी वहीं खड़ा है, जंग खा रहा है। उस कारखाने के अंदर और उसके आसपास की जमीन में आज भी 350 टन से ज्यादा बेहद खतरनाक और जहरीला केमिकल कचरा पड़ा हुआ है। यूनियन कार्बाइड ने जाते जाते उसे साफ नहीं किया और सरकार ने भी उसे वैसे ही छोड़ दिया। हर साल जब बारिश होती है तो वो जहर रिस रिस कर जमीन के अंदर जाता है। वो भोपाल के अंडरग्राउंड पानी में मिल रहा है। आज भी उस हादसे के 40 साल बाद भी उन बस्तियों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कटे हुए होठों के साथ, मुड़ी हुई हड्डियों के साथ या दिमागी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। उस जहर ने सिर्फ उस रात के लोगों को नहीं मारा, उसने आने वाली पीढ़ियों के डीएनए को ही जहरीला कर दिया है। 20,000 लोगों को उस रात सिर्फ उस गैस ने नहीं मारा था, उन्हें मारा था उस सिस्टम ने जो आज भी भ्रष्ट है। उन्हें मारा था उन अधिकारियों ने जिन्होंने चंद पैसों और रसूख के लिए सेफ्टी इंस्पेक्शन की फाइलों पर बिना प्लांट गए दस्तखत किए थे। उन्हें मारा था उस कानून ने जो एक विदेशी कातिल को सुरक्षित एक शाही मेहमान की तरह उसके घर छोड़कर आया था। आज के बाद जब भी आप बाजार में किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई सुरक्षा और भरोसे का दावा सुने या टीवी पर कोई भारी भरकम सरकारी वादा देखें, तो एक बार आंखें बंद करके भोपाल की उस रात को याद जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा कि वो सरकारी फाइलें, वो नियम, वो कानून तब तक आपकी जान नहीं बचा सकते जब तक उनके पीछे बैठे इंसानों की नीयत साफ ना हो। क्योंकि भोपाल की वो सड़ती हुई फाइलें आज भी चीख रही हैं और हमारे सिस्टम से पूछ रही हैं कि क्या हम सच में आजाद हुए हैं या आज भी हमारी जान की, हमारी सांसों की कीमत कोई सूट बूट पहना विदेशी अपनी बैलेंस शीट में तय कर रहा है।